नमस्कार साथियों, मैथ से समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। बहुत समय के बाद मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं। मैंने प्रतिशतता सीरीज शुरू की थी और उसमें हमने प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, उसके बाद लाभ हानि आदि बातों के बारे में हमने सीखा था। अब इसका आखिरी दो भाग बचा हुआ है, एक ब्याज और एक बट्टा या छूट। तो आज मैं इस वीडियो में ब्याज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ब्याज क्या होता है, ब्याज के प्रकार क्या होते हैं और ब्याज की गणना कैसे होती है, ब्याज क्या होता है। ठीक है, तो इस ब्याज की कॉन्सेप्ट को, संकल्पना को समझने के लिए हमको मूलधन, दर, समय, मिश्र धन, इन बातों को भी, इन पदों को भी समझना होगा। तो अब यदि हम ब्याज की बात करें तो ब्याज शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? जब पुराने समय में बैंक नहीं रहे होंगे तो लोग साहूकारों से उधार लेते थे, ऋण लेते थे। लोग साहूकारों से ऋण लेते थे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी साहूकार से ऋण लेता है 100 रुपये, 100 रुपये का उसने ऋण लिया और ये जब ऋण लिया तो उसने बताया कि 2 साल के बाद मैं ये ऋण का पैसा वापस कर दूंगा। ऋण लेने वाले ने ये वचन दिया साहूकार को। तो साहूकार ने कहा ठीक है भाई, 100 रुपये ले जाओ, 2 साल के बाद लौटाना। लेकिन चूँकि ये पैसा यदि साहूकार के पास होता तो वो इस पैसे को किसी उत्पादक काम में लगाता, हो सकता है किसी व्यवसाय में लगाता और इससे कुछ पैसे वो कमा लेता। यानी अपने पास यदि 100 रुपये को रखता ऋण न देके, तो हो सकता है कि 100 रुपये से वो कोई व्यापार करके या कोई दूसरा काम करके जो है 100 रुपये को बढ़ा लेता वो। ठीक है, तो चूँकि अब ये 100 रुपये ऋण लेने वाले को दे देने के कारण इस साहूकार के पास ये 100 रुपये नहीं रहेगा, तो जब 2 साल के बाद ऋण लेने वालों से साहूकार ये पैसा वापस जब लेगा तो वो अपने उस नुकसान की भरपाई के लिए, उस नुकसान, कौन से नुकसान? उस नुकसान के जिससे कि ये 100 रुपये खुद के पास रख कर वो बिजनेस या व्यवसाय में लगा के जो लाभ अर्जित करता, उस लाभ की भरपाई करने के लिए वो जब इस ऋणदाता से 2 साल के बाद इस 100 रुपये को लेगा तो एक अतिरिक्त राशि लेने की बात करेगा, एक अतिरिक्त राशि लेने की बात करेगा। माने साहूकार ऋणदाता से क्या कहेगा कि भैया ये 100 रुपये तो तुम मुझको दोगे ही दोगे, ठीक है, लेकिन जब 2 साल बाद तुम ये 100 रुपये मुझको लौटाओगे तो मुझको एक अतिरिक्त राशि भी तुम दोगे, अतिरिक्त राशि भी तुम मुझको दोगे। इसी शर्त पे ऋण दिए या लिए जाते थे। अब यहाँ पर अतिरिक्त राशि का निर्धारण किस प्रकार होगा, किस मान से अतिरिक्त राशि की गणना की जाएगी? तो उसके पीछे था प्रत्येक 100 रुपये के पीछे, प्रत्येक 100 रुपये के पीछे, यानी प्रतिशत में इसकी गणना होती थी। तो यहाँ पर तय हुआ, मान लो प्रत्येक 100 रुपये के पीछे 10 रुपये, तो प्रत्येक 100 रुपये के पीछे 10 रुपये हुआ। माने ये गणना किस आधार पे होगी? 10% के आधार पर होगी। यानी हर 100 रुपये ऋण राशि के पीछे उसको 10% देना पड़ेगा। और यहाँ एक शब्द और जुड़ा होता है, वार्षिक। माने 1 साल का हर 100 रुपये की ऋण राशि के ऊपर 10 रुपये उसको अतिरिक्त राशि देना होगा। किसको? ऋणदाता को। किसको देगा वो? साहूकार को लौटाएगा जिससे उसने ऋण लिया था। तो अब ये जो राशि मूल रूप से ऋण के रूप में ली जाती है या दी जाती है, मूल रूप से शुरू में, है ना, इसे कहा जाता है मूलधन। इसे कहा जाता है मूलधन। तो वह राशि जो शुरुआत में ऋण के रूप में दी जाती है या ऋण के रूप में ली जाती है उसे मूलधन कहते हैं। जितने समय के लिए ऋण दिया जाता है
या लिया जाता है तो उसे कहा जाता है समय है। तो यहाँ पर 2 साल के लिए ऋण लिया गया था, तो ये समय कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया, मूलधन 100 रुपये हो गया। अब ये जो अतिरिक्त राशि ली जाएगी साहूकार के द्वारा, किससे ली जाएगी, जो ऋण लिया है उससे, और किस मान से ली जाएगी, हर 100 रुपये के पीछे 1 साल का 10 रुपये। तो ये जो अतिरिक्त राशि ली जाती है वापसी के समय, उसे कहते हैं ब्याज। उसे क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो अब क्या हुआ, मूल रूप से जो राशि ऋण के रूप में दी गई या ली गई वो मूलधन, जितने समय के लिए ऋण दिया गया या लिया गया वो समय, और इस मूलधन की वापसी के दौरान, वापसी के समय, कितने समय के, 2 साल के बाद जब इस मूलधन की वापसी कर रहा होगा कौन, ऋणदाता, किसको, इस साहूकार को, तो एक अतिरिक्त राशि भी देगा। मूलधन तो वो देगा ही देगा, साथ में एक अतिरिक्त राशि भी देगा, और इसी अतिरिक्त राशि को कहा जाता है ब्याज। इसी अतिरिक्त राशि को क्या कहा जाता है, ब्याज। ब्याज क्यों ले रहा है ये साहूकार इस ऋणदाता से, इसलिए ले रहा है क्योंकि यदि ये 100 रुपये खुद के पास उसने रखे होते तो हो सकता है कि इस 100 रुपये से कोई वो उत्पादक काम करके, कोई बिजनेस करके इस पैसे से लाभ कमाता और इस पैसे को बढ़ाता। तो चूंकि ये 100 रुपये अब ऋणदाता के पास चला गया है, तो अपने पास रख के जो लाभ कमाने की संभावना थी उसकी भरपाई करने के लिए वो अतिरिक्त राशि लेगा, किससे, ऋण लेने वाले से। इस अतिरिक्त राशि को कहा जाता है ब्याज। अर्थात अब ये जो ऋणदाता है वापसी के समय, कब, वापसी के समय, कितने समय बाद, इस उदाहरण में 2 वर्ष के बाद वो क्या चीज़ लौटाएगा, 100 रुपये, माने मूलधन लौटाएगा, धन ये अतिरिक्त राशि लौटाएगा, ब्याज। तो वो 2 चीज़ें लौटाएगा, एक तो मूलधन जो उसने लिया था 100 रुपये, और उसमें क्या जोड़ के देगा, वो ब्याज जोड़ के देगा, ठीक है। और ब्याज के गणना के लिए क्या तय किया गया है, वार्षिक माने 1 वर्ष का 10% माने 100 रुपये के पीछे 1 वर्ष का 10 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा, और इस गणना के मान को कहा जाता है ब्याज की दर। क्या कहा जाता है, ब्याज की दर कहा जाता है। माने ब्याज की दर क्या होगी, हर 100 रुपये दिए या लिए गए ऋण के पीछे 1 साल का जो अतिरिक्त राशि है वो कितनी रहेगी, 10 रुपये रहेगी, इसे कहेंगे ब्याज की दर। तो अब क्या हो गया, ऋणदाता जो है 100 रुपये मूलधन ऋण पर लिया, उसने 2 साल समय के लिए लिया, और जब वापसी का समय आया तो वो क्या क्या लौटाएगा, साहूकार को मूलधन भी लौटाएगा और साथ में एक अतिरिक्त राशि भी लौटाएगा। इस अतिरिक्त राशि की गणना के लिए ब्याज की दर होगी, ठीक है। इस ब्याज की दर के आधार पर इस अतिरिक्त राशि की गणना होगी, तो वो जब लौटाएगा तो मूलधन देगा, और इस अतिरिक्त राशि को हमने क्या नाम दिया है, ब्याज नाम दिया है। तो ये दोनों चीज़ मिला के देगा, और ये दोनों रकम को मिलाकर कहा जाता है मिश्र धन। इन दोनों रकम को मिलाकर क्या कहा जाता है, मिश्र धन। अर्थात ऋणदाता, ऋण लेने वाला साहूकार से मूलधन लेता है एक निर्धारित समय के लिए, और एक निर्धारित ब्याज की दर से वो वापसी के समय क्या करता है, मिश्र धन वापस करता है। अर्थात मूलधन भी वापस करता है और साथ साथ उस अतिरिक्त राशि जिसे हम ब्याज कहते हैं, दोनों को मिलाकर लौटाता है, और उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। अर्थात मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। अब यहाँ गणना करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि उसने कितने रुपए लिए थे, मूलधन 100 रुपये लिए थे, ठीक है, और कितने समय के लिए, 2 साल के लिए लिए थे। और इस अतिरिक्त राशि अर्थात अब इसे मैं ब्याज कहूँगा, ब्याज की गणना के लिए दर क्या है, 1 साल का 100 रुपये का 10 रुपये। तो 1 वर्ष का 100 रुपये का ब्याज कितना है, 10 रुपये है। कितना है, 10 रुपये है। 10% का मतलब क्या होता है, हर 100 रुपये के पीछे 10 रुपये। तो 2 वर्ष का कितने समय के लिए लिया है उसने, इस 100 रुपये को ऋण 2 साल के लिए लिया है, तो 2 वर्ष का 100 रुपये का ब्याज, 1 साल का 10 रुपये है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 20 रुपये, ठीक है। अर्थात यहाँ पर ब्याज की राशि कितनी हो गई, ब्याज की राशि हो गई 20 रुपये। तो जब 2 साल के बाद
ये ऋण लेने वाला साहूकार को वापसी करेगा तो ये 100 रुपये मूलधन देगा और साथ में 20 रुपये ब्याज देगा, अर्थात तो 120 रुपये देगा। ये 120 रुपये क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। और इस मिश्र धन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? मूलधन और ब्याज, अर्थात मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन आप लोग समझ गए, जो राशि मूल रूप से ब्याज के रूप में या तो दी जाती है या ली जाती है। दर माने वो दर, वो गणना का आधार जिस पर अतिरिक्त राशि अर्थात ब्याज की गणना की जाती है। समय माने वह अवधि जिसके लिए वो ऋण दिया या लिया जाता है, इस उदाहरण में 2 वर्ष है। और मिश्र धन क्या? जो रकम वापस की जाती है ना, और उस वापस की जाने वाली रकम में क्या क्या रहता है? जो मूल रूप से लिया गया धन है वो, और जो अतिरिक्त राशि अर्थात ब्याज, जो दोनों जुड़ा रहता है उसको वापस किया जाता है, और उसे क्या कहा जाता है? मिश्र धन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक सूत्र निकल कर आया कि मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो ये एक पहला सूत्र निकल कर आया, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये है ब्याज की पूरी संकल्पना। ठीक है, रिवाइंड कर करके देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अर्थात जब हम ब्याज पाठ पढ़ेंगे, ब्याज पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे, तो हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या किन किन शब्दों के आधार पे हमें प्रश्न बनाने होंगे? एक तो मूलधन, एक दर, एक समय, एक मिश्र धन और एक ब्याज। ठीक है, इन 5 शब्दावलियों का प्रयोग होगा। अब इस ब्याज के प्रकार, अब ब्याज के प्रकार हैं, और ये ब्याज के प्रकार हैं गणना की विधि के आधार पर। किस आधार पर ब्याज की गणना की जाएगी? गणना की विधि के आधार पर आप लोग जो उदाहरण शुरू किया हूँ, 100 रुपये ऋण लेने वाले ने लिया, 2 वर्ष के लिए लिया, ब्याज की दर थी 10% वार्षिक, है ना, इसको ध्यान में रखिए। ठीक, तो अब तो ये 100 रुपये क्या हो गया था? मूलधन था। दर कितना? 10%। समय कितना? 2 वर्ष। अब ब्याज की गणना का तरीका जो है, वो तरीका जो है ब्याज को 2 प्रकार के ब्याजों में बांट देता है। एक गणना की विधि हो सकती है कि प्रत्येक वर्ष के अंत पर, प्रत्येक वर्ष के अंत में सिर्फ मूलधन पर ब्याज की गणना की जाए। ये पहला तरीका हो सकता है। ठीक है, हर वर्ष के अंत में सिर्फ मूलधन पर ब्याज की गणना की जाए। ठीक, अब दूसरा एक तरीका हो सकता है कि पहले वर्ष मूलधन पर ब्याज की गणना, मूलधन पर ब्याज की गणना माने 100 रुपये पर 10% निकालेंगे पहले साल, और फिर आने वाले वर्षों में जैसे इस उदाहरण में आने वाला वर्ष माने दूसरा साल होगा, वर्षों में मूलधन और पिछले वर्षों का ब्याज, पिछले वर्षों का के शेष ब्याज पर भी ब्याज की गणना। ये 2 तरीके से गणना हो सकती है। अभी आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा। पहले तरीके पर आते हैं, प्रत्येक वर्ष के अंत में सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज की गणना हो। तो हमारे उदाहरण में जिसमें ऋण लेने वाला 100 रुपये ऋण लिया, 2 वर्ष के लिया, ब्याज की दर कितनी थी? 10% वार्षिक थी। तो पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में क्या होगा? 1 साल हो गया, तो 100 रुपये का पहला 1 साल का ब्याज
तो 1 साल का ब्याज 100 रुपये का कितना है, 10 रुपये हुआ। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 10 रुपये हुआ। अब इस गणना के तरीका में दूसरे साल में भी, दूसरे साल का अंत हो गया, माने पैसा वापसी करने का समय आ गया, दूसरे वर्ष के अंत में फिर क्या किया, ली हुई रकम ऋण की कितनी है, 100 रुपये। 100 रुपये का फिर दूसरे साल का यानी 1 साल का, पहले 1 साल का ये ले लिया, 10 रुपये हो गया, ठीक है, जो ऋणदाता के ही पास रखा है। अब दूसरा साल माने पहला साल खत्म होने के बाद, पहला दिन से लेके दूसरा साल खत्म होने तक जो दूसरा 1 साल है, उसके अंत में फिर ब्याज की गणना किया। तो 100 रुपये पे फिर कितने साल का हुआ, 1 साल का ब्याज निकालेगा। 1 साल माने जो दूसरा 1 साल था वो, तो ये भी 10 रुपये हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुल ब्याज कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। कुल ब्याज कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। अर्थात जो रकम वो लौटाएगा साहूकार को, वो क्या होगा, मिश्र धन होगा। उसमें क्या जुड़ा होगा, मूलधन जुड़ा होगा, और क्या जुड़ा होगा, ये अतिरिक्त राशि जिसको हम ब्याज कह रहे हैं वो जुड़ा होगा। तो 100 रुपये उसने मूलधन लिए थे, पहले साल का ब्याज 10 रुपये, दूसरे साल का ब्याज भी 10 रुपये, 20 रुपये हुआ। ये 20 रुपये लौटाया, तो 100 और 20 120 रुपये वो लौटाएगा, जो कि मिश्र धन के रूप में उसको दे देगा। अब यहाँ पर दूसरी विधि में क्या होगा कि पहले वर्ष मूलधन पर ब्याज की गणना होगी, जैसे यहाँ पर हुई थी। पहले वर्ष के अंत में मूलधन जो था 100 रुपये, उस पर ब्याज की गणना हुई थी। तो हम कर देते हैं, पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में ब्याज तो कितना होगा, पहला वर्ष खत्म हुआ, 100 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना है, 10% माने 100 रुपये का 10 रुपये है, 10 रुपये हुआ। अब बचे 1 साल। अब इस दूसरे गणना की विधि में ये बोलता है कि आने वाले वर्षों में, माने दूसरे साल अगर 3 साल के लिए होते तो तीसरे साल, ऋण 4 साल के लिए होते तो चौथे साल में, तो आने वाले वर्षों में मूलधन माने उस 100 रुपये पे तो ब्याज की गणना करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो पिछले वर्षों का ब्याज बचा हुआ है, देखो यहाँ पर इकट्ठे वो पैसे को लौटाया, 1 साल के बाद ले जाके 10 रुपये उसको दिया, क्या कि साहूकार जी ये लो आपका ब्याज नहीं दिया, माने ये ब्याज भी अपने पास रखा हुआ है, कौन, ऋण लेने वाला। तो जो पहली विधि थी उसमें पहले साल भी हम मूलधन पे ब्याज की गणना किए 100 रुपये पे, दूसरे साल भी हम मूलधन पे ब्याज की गणना किए 10 रुपये, और 20 रुपये आए, 120 रुपये मिश्र धन हम लौटाए। इस गणना की विधि में क्या होगा, पहले साल में तो वही आएगा 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज, लेकिन जब हम दूसरे साल में ब्याज की गणना करेंगे तो हम मूलधन पे तो ब्याज लेंगे ही लेंगे। तो दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज 100 रुपये का, दूसरे साल माने दूसरा साल वाला जो 1 साल है उसका ब्याज 10 रुपये। लेकिन अब ये जो पहले साल का ब्याज था 10 रुपया, ये भी तो ऋण लेने वाले के पास ही है ना अभी, जो किसको देना चाहिए था, साहूकार को देना चाहिए था। तो गणना की इस विधि में क्या करेंगे, पहले साल में जो है हम मूलधन पे ही ब्याज की गणना करेंगे, लेकिन आने वाले सालों में मूलधन पे तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही जो पिछले जितने ब्याज बकाया हैं उन पे भी हम ब्याज की गणना करते हैं। अर्थात इस विधि में ब्याज पे भी ब्याज लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरे वर्ष के अंत में 10 रुपये ब्याज पर 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि 2019 1 जनवरी को ब्याज दिया गया 2019 को, तो 31 जनवरी 2020 को 1 साल पूरा हुआ। तो 1 साल के अंत में जब हम ब्याज की गणना किए तो मूलधन पे ही ब्याज की गणना हुई, 10 रुपये निकला। अब जब दूसरा साल कंप्लीट हुआ 31 जनवरी 2021 को, तो अब यहाँ क्या करेंगे, ये 2020 से 2021 के बीच कितना हुआ, 1 साल का समय हुआ। तो दूसरे वर्ष के अंत में उस मूलधन पर 1 साल का ब्याज निकालेंगे, जो कि 10% वार्षिक के मान से कितना निकलेगा, 10 रुपये निकलेगा। अब ये जो पहले साल का ब्याज था और ये भी किसके पास रह गया था, ऋण लेने वाले के पास, इसने तो ले जाके दिया नहीं है। तो इस 10 रुपये पे भी
1 साल का ब्याज लगेगा। कब तक का? 2020 से 2021 का। तो दूसरे वर्ष के अंत में 10 रुपये ब्याज की जो राशि थी उस पर 1 साल का, 1 ही साल का लगेगा ना। 2020 में ये ब्याज पैदा हुआ तो 2020 से 2021 1 साल के बीच का इसमें क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। किस दर से? 10%। तो देखो 100 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना है? 10 रुपये। तो मैं सिखाया हूँ ना, 100 गुणित 1 मानो तो 1 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 10। इसको पक्षांतर करो, गुणा हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए हम कितने रुपए का निकालेंगे? 10 रुपये का 1 साल का ब्याज निकालेंगे 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 10 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 10/100 गुणित 10। 10 से कम 10, 10 दाहम 100, और 10 से कम 10, 10 से कम 10, कितना निकलेगा? 1 रुपये निकलेगा। ठीक है, तो उस दूसरे साल का अर्थात उस बाद वाले 1 साल का इस ब्याज की रकम पर जब हम 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्थात 10 रुपये ब्याज पर हम ब्याज की गणना करेंगे तो कितना निकलेगा? 1 रुपये निकलेगा। कितना निकलेगा? 1 रुपये निकलेगा। तो इस गणना की विधि में कुल ब्याज कितना हो गया? कुल ब्याज कितना हो गया? 10 रुपये धन 10 रुपये 20 रुपये, और ये हुआ 1 रुपये 21 रुपये हुआ। और मूलधन कितना था? 100 रुपये था, है ना। तो अब दोनों को मिला देंगे तो क्या वापस करेगा? वो मिश्र धन वापस करेगा, और इस गणना के विधि में वो 121 रुपये वापस करेगा। इस गणना के विधि में जिसमें हर साल के अंत में सिर्फ मूलधन पर ब्याज की गणना की जाती है, ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाता है, उसमें ब्याज कितना निकला? 20 रुपये, मिश्र धन कितना निकला? 120 रुपये। इस विधि में जब पहले साल में तो सिर्फ मूलधन पर ब्याज की गणना की जाती है, और आने वाले वर्षों में मूलधन के साथ साथ पिछले वर्षों का जो बकाया ब्याज है उस पर भी उसी ब्याज की दर से ब्याज वसूला जाता है। तो इस विधि में 10 रुपये 10 20 21 रुपये ब्याज आया, मूलधन 100 रुपये जोड़े 121 रुपये वापस हुआ। तो ये जो विधि है गणना की विधि, जिसमें सिर्फ ब्याज मूलधन पर ही ब्याज लिया जाता है हर साल, इसे कहते हैं, इस प्रकार के ब्याज को कहते हैं साधारण ब्याज। इसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। इसमें साधारण ब्याज में हर साल के अंत में सिर्फ मूलधन पर दिए गए ब्याज की दर से ब्याज की गणना होगी। ठीक है, अब ये जो दूसरे गणना की विधि है जिसमें पहले साल के बाद मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाती है, इसे कहते हैं, इस विधि के तहत जो ब्याज प्राप्त होता है या निकलता है उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्र की तरह बढ़ता रहेगा। चक्रवृद्धि माने समय पूरा हुआ, साल पूरा हुआ, फिर ब्याज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पहले साल तो सिर्फ मूलधन पे लिए, अगले साल मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी लेंगे, तो ये हर साल ब्याज की राशि चक्र पूरा होते होते बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पहला चक्र पूरा हुआ, पहला साल ब्याज 10 रुपये था, दूसरा चक्र पूरा हुआ तब भी ब्याज 10 रुपये था, तो इसलिए यहाँ कोई चक्र वृद्धि नहीं हुई। यहाँ पहला साल जब खत्म हुआ तो ब्याज की राशि 10 रुपये थी, दूसरा साल खत्म हुआ ब्याज की राशि 10 रुपये, और ये 1 रुपये, कितना रुपये हो गया? 11 रुपये हो गया। अर्थात चक्र जैसे जैसे पूरा होता चला जाए, जब ब्याज की राशि में वृद्धि होता चला जाए तो हम उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 तरीके के ब्याज हमको मिले गणना की विधि के आधार पे, पहला है साधारण ब्याज और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में जितने भी समय के लिए ऋण लिया गया हो या ऋण दिया गया हो, हर साल के अंत में सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज की गणना की जाएगी, तो हर साल के अंत में ब्याज की राशि समान निकलती चली जाएगी। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? पहले साल में ही सिर्फ मूलधन पर ब्याज की गणना की जाएगी, और आगे के जितने भी साल हैं, अगर 2 साल के लिए हैं तो दूसरे साल में, 3 साल के लिए हैं तो दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में
मूलधन के साथ साथ जो पिछले साल का बकाया ब्याज है उस पर भी ब्याज की जब गणना की जाएगी तो हर बार पहले साल के बाद हर चक्र की कंप्लीट होने पे ब्याज की राशि बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पहले साल में 10 रुपये, दूसरे साल में 10 रुपये, यहाँ पहले साल में 10 रुपये और दूसरे साल में क्या हो गया 11 रुपये हुआ। माने जैसे ही दूसरा चक्र पूरा हुआ ब्याज की राशि 10 से बढ़कर 10 से वृद्धि होकर 11 रुपये हो गई, इसलिए इसे क्या है कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो दो प्रकार के ब्याज हो गए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप यहाँ पर देखिए कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना निकला 20 रुपये निकला और वहीं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला 21 रुपये निकला। तो एक दूसरी बात आपको हमेशा याद रखना है कि समान मूलधन, समान समय और समान दर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सदैव साधारण ब्याज से बड़ा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज सदैव साधारण ब्याज से बड़ा होगा, साधारण ब्याज से बड़ा होगा। अगर मूलधन समान है, ऋण की अवधि समान है, ब्याज की दर सब कुछ अगर समान है तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमेशा साधारण ब्याज से अधिक होगा। यहाँ पर दिख रहा है वही 100 रुपये मूलधन था, वही 2 वर्ष की अवधि थी, समय था, वही 10% वार्षिक ब्याज की दर थी। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकला 21 रुपये और साधारण ब्याज निकला 20 रुपये। अर्थात हमेशा जो है समान परिस्थितियों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का मान साधारण ब्याज के मान से क्या होगा बड़ा होगा। तो ये है ब्याज के दोनों प्रकार, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम इनके गणना की विधि निकालेंगे। गणना के लिए सूत्र क्या क्या होते हैं हम देखेंगे। बहुत सारे जो YouTube के सब्सक्राइबर हैं उन लोगों ने अपनी अपनी फरमाइश डाली है, मैं धीरे धीरे करके पूरा करूँगा। एक कोई शायद बच्ची है वर्षा नाम की, वो बार बार लिख के भेजती हैं सर 8वीं का पार्ट 6 बना के भेजिए करके, तो मैं आज ही बना के भेज दूँगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 प्रकार के ब्याज आ गए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, और दूसरे प्रकार का ब्याज क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। दूसरे प्रकार का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें भी मूलधन और ब्याज जुड़ा होगा, इसमें भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चलो अब दोनों के ज्ञात करने के लिए सूत्र हैं, उन सूत्रों को आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए, साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये है साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र। जब भी आप ऐसे सूत्र या कोई ऐसे अभिव्यक्ति को लिखें तो इस बात का ध्यान रखना है बराबर और बटे का चिन्ह एक साथ हो, एक सीध में हो। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये होता है मूलधन गुणित 1 धन दर बटे 100 और घात समय की घात माने 2 साल रहेगा तो यहाँ 2 घात लग जाएगा, ऋण मूलधन, ठीक है। ये है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। मूलधन गुणित 1 धन दर बटे 100 की घात समय ऋण मूलधन, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं आप, मूलधन को हम कॉमन निकाल लें, ठीक है। ये गुणा हो रहा है, मूलधन को कॉमन निकाल लें, कुछ पुस्तकों में ऐसा मिलेगा। तो ये सूत्र हो जाएगा
इस तरीके से 1 धन दर बटे 100 की घात समय ऋण, यहाँ से मूलधन निकल गया तो यहाँ गुणित 1 था, क्या बचा 1 बचा। तो ये एक दूसरा सूत्र है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर या तो ऐसा याद कीजिए मूलधन गुणित 1 धन दर बटे 100 घात समय ऋण मूलधन, या आप ऐसा याद कीजिए मूलधन को बाहर निकालिए, मूलधन गुणित कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 की घात समय ऋण 1। ठीक है, ये दो तरीके से याद करने का सूत्र हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन, तो मिश्र धन का सूत्र मैं लिख चुका हूँ। क्या साधारण ब्याज की स्थिति में मूलधन धन ब्याज, ये होता है साधारण ब्याज की स्थिति में मिश्र धन की गणना। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में ये जो इतना भाग होता है, ये इतना भाग जो होता है ये होता है आपका मिश्र धन का सूत्र। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज वाले में जो मिश्र धन आता है उसे चक्रवृद्धि मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित 1 धन दर बटे 100 की घात समय, इतना। ठीक है, तो तभी देखो इतने जगह में आप चक्रवृद्धि मिश्र धन रख दो तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन ऋण मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। अब ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र हुआ। अब दो बातें आ गई, एक साधारण ब्याज के लिए ये सूत्र, और मिश्र धन निकालना हो तो मूलधन जो रहेगा उसमें इस विधि से जो ब्याज निकलेगा उसको जोड़ देंगे तो साधारण ब्याज की स्थिति में मिश्र धन निकलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का ये सूत्र है मूलधन गुणित 1 धन दर बटे 100 की घात समय ऋण मूलधन, और इसी में जो है मिश्र धन का सूत्र, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र छुपा हुआ है। वो कौन सा है? चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणित 1 धन दर बटे 100 की घात समय। तो यदि आप इतना सूत्र लिखेंगे तो आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन मिलेगा, और अगर ऋण मूलधन के साथ ये पूरे सूत्र को आप याद करेंगे, इतने पूरे सूत्र को आप याद करेंगे तो ये आपको क्या देगा? चक्रवृद्धि ब्याज देगा। तो ये 3-4 सूत्र हैं जो गणना के काम आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के ब्याज और उनके गणना के लिए सूत्र। ठीक है, तो मैं एक उदाहरण से समझा भी देता हूँ। ठीक है, दोनों प्रकार के मैं ब्याजों को की गणना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 5,000 रुपये का 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज एवं मिश्र धन की गणना कीजिए। ये साधारण ब्याज के लिए प्रश्न। इसी को दूसरे तरीके से यहाँ के लिए 5,000 रुपये का 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एवं चक्रवृद्धि मिश्र धन की गणना कीजिए। दो प्रश्न है, एक ही चीज़ है, दो अलग अलग प्रश्न, एक में साधारण ब्याज और एक में चक्रवृद्धि ब्याज गणना करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हल। जो जो चीज़ें दी हैं उसको दिया है करके लिख लीजिए। ये एकदम सही तरीका बता रहा हूँ बताने का, दिया है। अब
जितने भी रुपए का लिखेगा माने वो रकम कौन सी होगी जो ऋण के रूप में दी गई होगी, ठीक है, या ली गई होगी, यानी क्या, मूलधन। तो मूलधन बराबर 5,000 रुपये, फिर समय बराबर 3 वर्ष और ब्याज की दर बराबर 10% वार्षिक, माने 100 रुपये का 1 साल का 10 रुपये, ठीक, ये 3 चीज़ें दी हैं। अब इसलिए साधारण ब्याज बराबर, हमारा सूत्र क्या है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यहाँ पर रख दीजिए मूलधन कितना, 5,000 रुपये, ठीक है, रुपए मत लिखो, दर 10 है, बटे 100 आ गया इसलिए प्रतिशत नहीं लिखेंगे, ठीक है, गुणित समय माने 3 वर्ष बटे 100। शून्य से ये शून्य कटा, ये शून्य से ये शून्य कटा, नीचे 1 हो गया, 50 दाम 500, 500 दिया 1500 रुपये आया। ये 1500 रुपये क्या आया, साधारण ब्याज, तो नीचे लिख देना है, इसलिए साधारण ब्याज बराबर 1500 रुपये, इसलिए साधारण ब्याज बराबर 1500 रुपये। अब हमको क्या निकालना है, मिश्र धन की गणना करना है, ठीक है, इसलिए मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना था, 5,000 रुपये और ब्याज कितना आया, 1500 रुपये, दोनों जोड़ दीजिए 6,500 रुपये, नीचे लिख देना है, अतः मिश्र धन बराबर 6,500 रुपये। ये कब, जब साधारण ब्याज का उल्लेख होगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो वही चीज़ हम लिखेंगे हल करके, ये हल दिया है, ठीक है, मूलधन बराबर 5,000 रुपये, ठीक है, मैं जगह बचाने के लिए आगे लिख दे रहा हूँ, समय बराबर 3 वर्ष और ब्याज की दर, ब्याज की ऐसा लिखना है, बराबर 10% वार्षिक, ठीक। अब यहाँ पर सूत्र क्या है, हमको क्या निकालना है, या तो हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालें या पहले मिश्र धन निकाल लें फिर चक्रवृद्धि ब्याज, तो जो जिस पे सहूलियत हो। तो हम पहले निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, है ना, कौन सा सूत्र है, मूलधन गुणित 1 धन दर बटे 100 की घात समय ऋण मूलधन, ठीक है। तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया 5,000 रुपये गुणित 1 धन, दर कितना हुआ 10% है बटे 100 पहले से है, समय को घात के रूप में लिखना है, 3 वर्ष है तो 3 घात लिखे, ऋण मूलधन माने कितना 5,000, ठीक है। तो यहाँ पर गणना करते हैं 5,000, ठीक है, गुणित, ध्यान से देखना, शून्य से शून्य कटा तो 1 धन 1/10 हुआ। अब 1 धन 1/10 को 1 धन 1/10 को कैसे लिख सकते हैं, 7वीं में सीखे हो, इसके नीचे 1 होगा तो 1 और 10 का लघुत्तम आया 10, इस 10 में इस 1 का भाग दिए 10 आया, 10 से कम 10, धन का धन, इस 10 में इस 10 का भाग दिए 1 आया, 1 एकम 1 तो कितना आया 11/10, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10, 11/10 की घात 3 ऋण 5,000, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 5,000 गुणित, अब देखो 11/10 की घात 3 है तो किसी संख्या का 3 घात हो तो उसका उससे कितने बार गुणा, 3 बार गुणा, तो 11/10 गुणित 11/10 गुणित 11/10 ऋण ये 5,000, उसको अलग छोड़ दिए रहना है। अब देखो
ये शून्य से ये शून्य कटा, ये शून्य से ये शून्य कटा, ये शून्य से ये शून्य कटा, नीचे पूरा 1 गुणित 1 गुणित 1 होगा, 1 आ गया। अब 5 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11, 11 गुणित 11 121, 121 गुणित 11 होता है 1331, 121 गुणित 11, 11 एकम 11 के 1 हासिल आया 1, 11 दूनी 22 और 23 के 3 हासिल आया 2, 11 एकम 11 और 2 13, 1331, 1331 गुणित 5, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 के 5 हासिल आया 1, 5 तिया 15 और 1 16 6 हासिल आया 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो 6,655 रुपये आया, 6,655 रुपये आया। ऋण 5,000 शुरू से आ रहा है, ऋण 5,000 घटा दीजिए, कितना आया 1,655 रुपये, 1,655 रुपये। अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 1,655 रुपये। देखो मैं बताया था अगर मूलधन ब्याज दर सब बराबर हों तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि हमेशा मूलधन साधारण ब्याज की राशि से बड़ी रहेगी। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 1655, यहाँ कितना आया था 1500 रुपये। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा है, सब कुछ समान है, लेकिन चूंकि यहाँ ब्याज पे ब्याज जुड़ा है, पहले साल के बाद दूसरे साल में ब्याज पे ब्याज और तीसरे साल में फिर ब्याज पे ब्याज जुड़ा है, इसलिए वो ज़्यादा रहेगा। तो ये क्या हो गया चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो यहाँ लिख देना है, इसलिए चक्रवृद्धि मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 1655 रुपये, 1655 रुपये। ठीक है, ये आ गया। अब हमको मिश्र धन चाहिए, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो कर लीजिए, इसलिए मिश्र धन बराबर या चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन धन चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना था 5,000 रुपये था, चक्रवृद्धि ब्याज आया 1655 रुपये, दोनों को जोड़ दीजिए 6,655 रुपये, ये आपका क्या हो गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये यहाँ पर जो आई थी वो वाली रकम। ठीक है, तो इस प्रकार हम साधारण ब्याज के लिए और इस प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज या मिश्र धन की गणना करते हैं। अब आगे के प्रश्नों में क्या होता है कि आपको मूलधन की गणना करना रहेगा तो आपको ब्याज दिया रहेगा, या आपको टोटल 1, 2, 3 और 4 राशियां हैं, तो इन 4 राशियों में से कोई भी 3 देगा और चौथे को पता लगाने बोलेगा। सबको इसी प्रकार सूत्र में रखना है और अज्ञात राशि को एक तरफ करके बाकी सब ज्ञात राशियों को एक तरफ करके कैलकुलेट करना है। तो ये था ब्याज से संबंधित प्रश्न, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। आने वाले दिनों में मैं ये 6वीं 7वीं 8वीं के वीडियोस तो डालूंगा, पीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी मैं वीडियोस बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। और अभी मैं इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी लेता हूं, यहाँ मुझको कहा गया है जो भी सरकारी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले हैं उसमें 10th क्लास के मैं इंग्लिश मीडियम के मैथ्स की क्लास ले रहा हूं। तो आप दर्शकों में से यदि कोई वो देखना चाहेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है, वो रिक्वेस्ट कर लेंगे तो मैं लिंक भेज दिया करूँगा। मैं यहाँ पर फिर से एक बार बता दूँ, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 9039981482। इस नंबर पे यदि आप लोग मैसेज करेंगे तो मेरी जब भी क्लास होगी मैं लिंक भेज दूंगा। आप लोगों से एक आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि मैं पहले वीडियो में बताया था कि मेरे इन वीडियोस को बनाने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, हेडमास्टर हूँ, और मैं अपने 27 साल की नौकरी में ये देखा हूँ कि बहुत से स्कूलों में, हमारे लगभग 80% स्कूलों में गणित के टीचर नहीं होते हैं। वहाँ के टीचर भी परेशान रहते हैं, बच्चे जो है वो संघर्ष करते हैं, सीख नहीं पाते हैं। तो मैं धीरे धीरे सही अगले 6-8 महीने 1 साल में 6वीं से लेकर 8वीं में मेरी पूरी कोशिश है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के गणित विषय के सारे वीडियोस बनाकर मैं डाल दूं, ताकि उन स्कूलों में, उन क्षेत्रों में जहां गणित के टीचर नहीं हैं, वहां के बच्चे भी इन वीडियोस को देख के सीख सकें। क्योंकि जिस शासन प्रशासन
का मैं नौकर हूँ और जिस नौकरी के एवज में मेरा पूरा परिवार पल रहा है, मैं अपनी ओर से भी कुछ उस शासन प्रशासन को दे सकूं। और मैं क्या दे सकता हूं? मैं अपना ज्ञान दे सकता हूं, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने की चीज़ होती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और यदि मेरे इन वीडियोज़ की सहायता से कुछ बच्चों का यदि लाभ हो जाए तो वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसी सोच के साथ मैं इन सारे वीडियोज़ को बनाता हूँ। तो आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए, सीखिए। कोई परेशानी हो तो मुझको व्हाट्सएप में मैसेज डालिए और इन्हें लाइक कीजिए और अपने उन साथियों को जिनको सीखने की ललक होती है उन्हें शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।